नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीएसएस के अंदर कैस्केडिंग के बारे में। शुरुआत में हमने देखा था कि सीएसएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब इसमें स्टाइल शीट्स तो हमें समझ में आता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइलिंग ऐड कर रहे हैं, पर कैस्केडिंग का क्या मतलब होता था। अब कैस्केड जो होती है एक एल्गोरिथम होती है सीएसएस की, जिनका काम होता है ये डिसाइड करना कि जो सीएसएस की डिक्लेरेशंस होती हैं उनका ऑर्डर कैसे सीएसएस प्रॉपर्टीज की करेक्ट वैल्यूज को लेकर आता है। यानी जिस ऑर्डर में सीएसएस डिक्लेयर की जाती है उसका पूरा फर्क पड़ता है कि क्या फाइनल प्रॉपर्टी निकल कर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने H2 हेडिंग के लिए पहले डिफाइन किया सीएसएस फाइल के अंदर कि मेरा बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, एंड उसके बाद दोबारा से ही H2 के लिए डिफाइन किया कि मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए, तो सीएसएस की कैस्केडिंग प्रॉपर्टीज कहती है कि जो चीज बाद में डिफाइन की गई है वो लागू होगी। यानी जो मेरे H2 का बैकग्राउंड कलर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली ब्लू, और मेरे H2 के बैकग्राउंड कलर की वैल्यू येलो नहीं रहेगी। अब ये जो कैस्केडिंग प्रॉपर्टीज है ये हमेशा सेम एलिमेंट पर अप्लाई करेगी। यानी अगर आपने H2 के लिए पहले डिफाइन किया और H2 के लिए बाद में डिफाइन किया, तब आप बता सकते हैं कि H2 का कलर ब्लू होगा। अगर यहाँ पर हमने H2 की जगह कुछ और लिखा है एंड उसके बाद हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, तो उसके लिए हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमेशा कंपेरिजन के लिए वैल्यूज यहाँ पर सेम होनी चाहिए, तभी हम कैस्केडिंग से पता कर पाएंगे कि फाइनल सीएसएस प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। जैसे मेरे इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो मेरी H3 हेडिंग्स हैं, इनके मैं बैकग्राउंड कलर को चेंज करने की अगर बात करूं, सबसे पहले जाएंगे हम अपनी CSS फाइल के अंदर। CSS फाइल में मैं लिखूंगी H3 एंड यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को लेट्स सपोज हम करते हैं जो हमने स्लाइड में लिखा है येलो, एंड उसके बाद इसी हेडिंग H3 का मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करके करने वाली हूँ ब्लू के इक्वल। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरे जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर हो गया है ब्लू के इक्वल। इसने क्या किया, इस येलो को कंसिडर भी नहीं किया, क्योंकि कैस्केडिंग प्रॉपर्टी कहती है कि बाद में सेम एलिमेंट के लिए जो प्रॉपर्टी डिफाइंड है वही लागू होने वाली है। एंड ये कैस्केडिंग प्रॉपर्टी सिर्फ एक सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए नहीं होती। यानी अगर मैंने एक HTML फाइल के लिए बहुत सारी CSS फाइल्स बनाई है, तो उसमें जो लास्ट में CSS फाइल इंक्लूड हुई है उसकी CSS प्रॉपर्टीज लागू की जाएंगी। इसके लिए क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा CSS style2.css नाम से एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब मेरे index.html के अंदर मैंने यहाँ पर अपनी style.css को तो इंक्लूड कर ही रखा है, इसके बाद मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी style2.css को। एंड style.css के अंदर ये जो लास्ट में मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू यहाँ से हटाकर, इनफैक्ट इसको यहीं रखते हैं, और यहाँ मैं H3 को दोबारा से एक बैकग्राउंड कलर दूंगी। इस बार मैं बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ ग्रीन के इक्वल। तो एक बार देख लेते हैं मैंने किया क्या। मैंने एक और फाइल बना दी style2.css जिसके अंदर H3 का कलर ये फाइल कह रही है कि ग्रीन हो जाना चाहिए। अब index.html के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को इंक्लूड किया, पर पहले मैंने style.css को इंक्लूड किया, बाद में मैंने style2.css को इंक्लूड किया। तो कैस्केडिंग प्रॉपर्टी कहती है कि जो चीज बाद में आई वो लागू होगी। तो बाद में कौन सी फाइल आई, बाद में फाइल आई style2.css, और style2.css के अकॉर्डिंग H3 का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कलर का है। इस चीज को मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास अब बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर में आ जाएगा। अब इसका रिवर्स भी देख लेते हैं। अगर मैंने style.css को बाद में इंक्लूड किया होता, मतलब कुछ इस तरीके से मैंने लिखा होता कोड के अंदर, तो style.css बाद में आई, मतलब इसके रूल्स लागू होंगे। और style.css कहती है लास्ट में कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू होना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो मेरा बैकग्राउंड कलर अब वापस से ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरी कैस्केडिंग प्रॉपर्टी काम करती है CSS के अंदर, पर तभी काम करेगी जब मेरा सिलेक्टर सेम होगा। यहाँ पर सिलेक्टर क्या है, यहाँ पर सिलेक्टर है H3। तो सेम सिलेक्टर के लिए हम बता सकते हैं style2 के अंदर भी मैंने सेम सिलेक्टर लिखा है विच इज H3। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि अगर मेरे सिलेक्टर्स अलग अलग हुए तो जब भी सिलेक्टर्स अलग अलग होते हैं कैस्केडिंग प्रॉपर्टी से पहले हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एलिमेंट की या सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी। तो CSS के अंदर अब बात करते हैं कि स्पेसिफिसिटी क्या होती है। CSS की टर्म्स में स्पेसिफिसिटी एक एल्गोरिथम होती है, तो इंटरनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है इस एल्गोरिथम के अंदर, बट फाइनली ये बताती है कि कौन सी CSS डिक्लेरेशन अप्लाई होगी। मतलब अगर आपने डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स यूज कर रखे हैं और आप सेम ही एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक बटन है जो एक डिव के अंदर लिखा हुआ था, एक डिव था जिसके अंदर एक बटन लिखा हुआ था, और आप पहले तो डिव के चिल्ड्रन में जाकर बटन को इस तरीके से
एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप बटन सिलेक्टर यूज करके भी इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर बार आप क्या कर रहे हैं, बटन का कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर भी बटन का कलर चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में यूजुअली अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि बटन का एक्चुअल का फाइनल कलर क्या निकल कर आएगा। तो जब भी सिलेक्टर के टाइप अलग अलग होते हैं, हम हर सिलेक्टर के लिए एक प्रॉपर्टी, एक चीज, एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसको हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। स्पेसिफिसिटी मैथमेटिकल टर्म्स में एक 3 डिजिट नंबर होता है जो कैलकुलेट होता है। अब 3 डिजिट नंबर के अंदर 3 प्लेसेस होती हैं। इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये हमारी 100th प्लेस है, ये कह सकते हैं हमारी 10th प्लेस है, ये कह सकते हैं हमारी 1st प्लेस है। अब जो भी मेरा सिलेक्टर होता है उसके बेसिस पर ये 3 डिजिट नंबर कैलकुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सिलेक्टर में मैंने यहाँ पर कुछ आईडी लिखी हुई है, माई आईडी। तो जब भी सिलेक्टर के अंदर आईडी लिखी होती है या जितनी भी आईडी लिखी हुई है उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर माई आईडी लिखी हुई है तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा 1 के इक्वल। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर माई क्लास, कुछ क्लास अगर इंक्लूडेड होती तो क्लास का स्कोर यहाँ पर जुड़ता है। तो एक क्लास अगर इंक्लूडेड है तो यहाँ पर स्कोर आ जाएगा 1 के इक्वल। अगर कोई एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है तो भी उसका स्कोर इसी में जुड़कर +1 होकर 2 हो जाएगा। अगर कोई सूडो क्लास होती है तो उसका स्कोर जुड़कर यहाँ पर आएगा। अगर मैं कोई एलिमेंट यूज करती हूँ या कोई सूडो एलिमेंट यूज करती हूँ तो उनका स्कोर जुड़कर इस वाली प्लेस पर आता है। तो यहाँ से इस नंबर से मुझे बस ये डिड्यूस करके याद रखना है कि जो मेरी आईडी होती है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। यानी कोई नंबर अगर मैं लिख रही हूँ, मान लेते हैं 121 एंड 300, तो इस केस में जो 100th प्लेस है ये किसी भी नंबर को बहुत बड़ा या बहुत छोटा बना सकती है। अब भले ही इसमें 21 लिखा हुआ है, इसमें 00 लिखा हुआ है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो 100th प्लेस है इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया। इसीलिए आईडी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस होती है हमारी क्लास की एंड उसके बाद इंपॉर्टेंस होती है हमारे एलिमेंट की। तो जो चीज मुझे याद रखनी है वो ये वाली चीज है। एक्चुअली जो हमारी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कैसे होती है या उसमें मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट जो मैथ होता है उसको हम इतना याद नहीं रखते, बट थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं। समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं 1-2। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक एग्जाम्पल ये है जिसमें हम H2 एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कलर येलो में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले काउंट करते हैं कि आईडी कितनी लिखी हुई है। सिलेक्टर मेरा ये, सिलेक्टर के अंदर एक भी आईडी नहीं है तो ये वाला स्कोर 0 हो जाएगा। क्लास भी एक भी नहीं है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक भी नहीं है एंड सूडो क्लास भी नहीं है तो भी मेरा स्कोर यहाँ पर 0 हो जाएगा। एलिमेंट एंड सूडो एलिमेंट कितने हैं? एक एलिमेंट है मेरे पास H2 एंड सूडो एलिमेंट एक भी नहीं है तो मतलब इसका स्कोर हो जाएगा 1। तो 001 इज इक्वल टू स्कोर 1। एक तरीके से अगर इसको डिड्यूस करना हो तो ये काफी लो प्रायोरिटी वाली CSS मैंने यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि एलिमेंट की क्या होती है, ये एक एलिमेंट है और एलिमेंट की सबसे कम प्रायोरिटी होती है CSS स्पेसिफिसिटी के अंदर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मुझे मेरे सिलेक्टर में दिया हुआ है माई क्लास कोलन हवर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आईडी चेक करते हैं। इस सिलेक्टर के अंदर कोई भी आईडी नहीं लिखी हुई, इसीलिए यहाँ पर आईडी का स्कोर हो जाएगा 0। क्लासेस की बात करें तो एक क्लास, ये माई क्लास मैंने इंक्लूड कर रखी है तो यहाँ पर स्कोर में आ जाएगा 1। अब एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक भी नहीं है। सूडो क्लास, एक सूडो क्लास मैंने इंक्लूड की है हवर नाम से तो यहाँ पर 1 + 1 यानी 2 का स्कोर आ जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे क्या कोई एलिमेंट इंक्लूड किया है, एलिमेंट इंक्लूड नहीं किया। सूडो एलिमेंट इंक्लूड किया है, सूडो एलिमेंट भी इंक्लूड नहीं किया। तो फाइनल जो स्कोर आ जाएगा वो हो जाएगा 0 to 0 यानी इक्वल टू 20। इसका स्कोर मेरे पास 20 के इक्वल है एंड इसका स्कोर मेरे पास 1 के इक्वल था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाली जो CSS प्रॉपर्टी है, ये जो CSS अप्लाई मैंने किया है इस एलिमेंट के ऊपर, ये 20 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ये स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि ये बहुत जनरल सी एलिमेंट बेस्ड स्टेटमेंट है। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि जितना स्पेसिफिकली आप एक एलिमेंट को टारगेट करके उसकी CSS को चेंज करते हैं उतना ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसकी CSS अप्लाई की जाएगी। तो जितना ज्यादा हम स्पेसिफिक होंगे उतना ज्यादा हमारे CSS वाले रूल्स अप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट में हमें दिख रहे होंगे। तो लास्ट में हमें 2 चीजें याद रखनी है। एक, हमें ऑर्डर याद रखना है कि आईडी अगर आपने डाली है कहीं भी तो उसके रूल्स पहले अप्लाई होंगे एज कंपेयर टू क्लास एंड क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा एज कंपेयर टू एलिमेंट। ये तो फर्स्ट चीज है जिसको हमें याद रखना है। एक और सेकंड चीज है जिसको हमें याद रखना है कि अगर आप ज्यादा सिलेक्टर्स यूज करते हैं तो ज्यादा सिलेक्टर्स यूज करना अच्छी बात है एज कंपेयर टू लेस सिलेक्टर्स, क्योंकि जितने ज्यादा आप सिलेक्टर्स को यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी CSS को प्रायोरिटी मिल रही होगी। एक बार स्पेसिफिसिटी को VS कोड के अंदर भी देख लेते हैं। जैसे मैं अगर अपनी style.css फाइल पर जाऊं
तो अगर मैं इस लास्ट के H3 पर स्क्रॉल करूं तो स्क्रॉल करके आपको सिलेक्टर की स्पेसिफिसिटी VS कोड खुद ही दिखा देता है। यहां पर आ रहा है 001, यानी 1 है इसकी स्पेसिफिसिटी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। इस H3 की भी स्पेसिफिसिटी 1 के इक्वल है। इस P की अगर बात करें तो इसकी स्पेसिफिसिटी 002 है। 002 क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक तो P आ रहा है विच इज एन एलिमेंट, एंड उसके अलावा एलिमेंट क्लास आ रही है, एंड दोनों कहां पर वंस प्लेस में जाते हैं, इसीलिए 002 है। यहीं पर अगर ऊपर आकर आईडी की बात करें, जैसे हैश लॉगिन मैंने किया, तो हैश लॉगिन की स्पेसिफिसिटी है 100, यानी 100 के इक्वल। तो अगर किसी एलिमेंट की आईडी के बेसिस पर आपने उसकी सीएसएस सेट कर दी तो उसको बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आईडी की हेल्प से मैंने लॉगिन बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया था और साइन अप कलर का बैकग्राउंड चेंज कर दिया था, इसीलिए बाद में जब हम इन बटन्स की प्रॉपर्टी को देख रहे थे तो होवर करने पर ये क्या हो रही है, चेंज हो रहे हैं बैकग्राउंड कलर। पर शुरुआत वाले ये जो लॉगिन साइन अप बटन है, इनके बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होंगे, क्योंकि इनके बैकग्राउंड कलर्स को मैंने आईडी की फॉर्म में चेंज किया था। इसकी भी मैंने आईडी यूज की थी एंड फिर मैंने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था। अगर आईडी की जगह हम क्लास यूज करते तो इनके बैकग्राउंड कलर बाद में हवर करने पर चेंज हो जाते, बट क्योंकि आईडी इतना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिसिटी कि इसके सीएसएस को आप बाद में जाकर नहीं चेंज कर पाएंगे मैक्सिमम केसेस के अंदर। तो यही रीजन है कि हमारे बाकी बटन्स को होवर करने से चेंज हो रहा था, पर लॉगिन एंड साइन अप बटन को होवर करने से चेंज नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा, बट इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है, मतलब जैसे इस पर हवर करते हैं कलर वाइट क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जब लॉगिन को आईडी से सिलेक्ट किया था तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर सेट किया था, कलर सेट नहीं किया था। कलर मैंने कब सेट किया है, जब मैंने हवर को यूज किया है। हवर को मैंने कुछ यहाँ पर यूज किया है और इसके में बैकग्राउंड कलर तो चेंज नहीं होगा, बट कलर चेंज होकर व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस बटन हवर की जो स्पेसिफिसिटी है वो है 011 कैसे, क्योंकि यहां पर मैंने सूडो क्लास को यूज किया है तो उसका 1 आ गया है 10th प्लेस पे, एंड बटन क्योंकि एक एलिमेंट है तो 1st प्लेस पे 1 आएगा। तो इसकी प्रायोरिटी अगर 11 है तो यहां पर लॉगिन की प्रायोरिटी और साइन अप की प्रायोरिटी 100 के इक्वल है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए ये वाली सीएसएस ज्यादा काम आएगी। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है तो उस केस में हम कैस्केडिंग देखते हैं। कैस्केडिंग यानी स्पेसिफिसिटी, जैसे H3 की भी स्पेसिफिसिटी है 1 के इक्वल यहां पर, एंड इस H3 की भी सेम है विच इज इक्वल टू 1। तो जब भी स्पेसिफिसिटी सेम है हम क्या देखेंगे, कैस्केडिंग, कि फर्स्ट वाला नहीं लास्ट वाला इंप्लीमेंट होगा। तो ये थर्ड रूल भी हम लिख लेते हैं कि मुझे याद क्या करना है, मुझे ये चीज याद रखनी है कि अगर मेरी जो स्पेसिफिसिटी है वो सेम हो जाती है तो उस केस में हम कैस्केडिंग प्रॉपर्टी को चेक कर रहे होंगे कि जो चीज लास्ट में आई है वो प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। तो ये 3 चीजें हैं जिनको मुझे आगे बढ़ने से पहले अभी के अभी याद कर लेना। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं एंड अगर आप कहीं पर नोट्स बना रहे हैं तो उसके अंदर इन 3 चीजों को जरूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इनलाइन स्पेसिफिसिटी को, यानी स्पेसिफिसिटी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा है कि एक 3 डिजिट नंबर होता है जो हमें बताता है कि सीएसएस की कौन सी प्रॉपर्टी कितना ऊपर या कितना नीचे रैंक करेगी प्रायोरिटी के बेसिस पर। बट एक इनलाइन स्टाइल्स की भी स्पेसिफिसिटी होती है, यानी अगर मैंने आईडी या किसी और सिलेक्टर को यूज करके अगर कोई भी सीएसएस अप्लाई किया है, पर अगर सेम प्रॉपर्टी पर मैंने सीएसएस अप्लाई कर दिया इनलाइन स्टाइल्स को यूज करके, तो हमेशा प्रायोरिटी इनलाइन स्टाइल्स को दी जाएगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, यानी यहां पर ये जो लॉगिन एंड साइन अप बटन थे, इन दोनों को मैंने आईडी यूज करके यहां पर बैकग्राउंड कलर दिया था। बट अगर इनका इनलाइन स्टाइल से मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, जैसे यहां पर इनलाइन स्टाइल से बैकग्राउंड कलर चेंज करने का मतलब होगा मैं लिखूंगी स्टाइल इक्वल्स इनके बैकग्राउंड कलर को लेट्स सपोज हम सेट करते हैं टू दिस ब्लू वायलेट, एंड ये सेम स्टाइल मैं कॉपी करने वाली हूं टू माय साइन अप बटन। इसको करते हैं सेव। अब मैंने क्योंकि दोनों को इनलाइन स्टाइल दे दिया तो हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी इस इनलाइन स्टाइल की होगी, ना कि style.css की। इसको करेंगे अगर रिफ्रेश तो दोनों का कलर चेंज हो गया है टू पर्पल कलर। तो इसीलिए जब हमने शुरुआत में CSS को इंक्लूड करने के डिफरेंट वेज सीखे थे तो उसमें हमने बात की थी इनलाइन स्टाइल्स की, और हमने ये भी बात की थी कि हम इनलाइन स्टाइल्स को ज्यादा यूज नहीं करते। इनफैक्ट इनको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे प्रैक्टिकल केसेस में, क्योंकि एक बार अगर इनलाइन स्टाइल्स में आपने स्टाइल या CSS सेट कर दिया उसको बाद में किसी भी स्टेज पर जाकर हम चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम दिस
पर्टिकुलर वे ऑफ स्टाइलिंग को हमेशा अवॉइड करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में से, अपने कोड में से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इनलाइन की भी एक स्पेसिफिसिटी होती है एंड वो आ जाती है बेसिकली 4th ऑर्डर पे। यानी अगर 3 डिजिट की जगह ये नंबर 4 डिजिट का होता तो उसमें इनलाइन स्टाइल की हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाती, इवन लार्जर एज कंपेयर टू दी आईडी सिलेक्टर।